हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, लास्ट वीडियो में हम क्रिएटिन के बारे में बात कर रहे थे, क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसे काम करता है, उसकी डोजेज क्या है और उसके रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज की हमारी वीडियो बीटा एलेनाइन सप्लीमेंट के बारे में है, या फिर इसको बीटा एलेनिन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आज हम जानेंगे कि इसकी डोजेज कितनी है, या फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बीटा एलेनाइन की ज़रूरत हर किसी को नहीं होती है। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि किन को बीटा एलेनाइन का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, यानी उनका स्पोर्ट्स किस टाइप का होना चाहिए जिसपे बीटा एलेनाइन जो है वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह का स्पोर्ट खेल रहे हैं और हर किसी केस में आपका बीटा एलेनाइन काम कर सकता है। सो बेसिकली आज आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन कौन या फिर किस केस को बीटा एलेनाइन लेना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं बीटा एलेनाइन का फंक्शन, वो किस तरह से काम करता है। तो गाइस, जो बीटा एलेनाइन है उसका रोल आपके एक एनर्जी सिस्टम में है। यानी लास्ट वीडियो में हम क्रिएटिन के बारे में बात कर रहे थे, आपका एटीपी पीसी सिस्टम। एंड मैंने कहा था कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के बहुत सारे तरीके या फिर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक एटीपी पीसी सिस्टम था। तो एक और सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस सिस्टम में आपका बीटा एलेनाइन का काम होता है। तो एटीपी पीसी सिस्टम में आपका क्रिएटिन का काम था और आज जिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे वहां पे आपका बीटा एलेनाइन का फंक्शन है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वाली, मैंने ये एक पिक्चर दिखाया होगा आपको, और मैंने बोला था कि स्टार्टिंग का जो आपका 10 से लेके 20 सेकंड तक, मैक्स जो आपका 20 सेकंड है, वहां तक आपका एटीपी पीसी सिस्टम काम करता है। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वहां पे एटीपी पीसी सिस्टम का कोई रोल नहीं रहता है, वहां पे और एनर्जी सिस्टम्स आ जाते हैं। तो उन और एनर्जी सिस्टम्स में से सबसे पहला जो आने वाला है वो है आपका ग्लाइकोलिसिस। अब गाइस, ग्लाइकोलिसिस जो है वो दो तरीके के होते हैं, आपके एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लाइकोलिसिस में सिंपली आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो ग्लाइकोजन है उनका ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब अगर उनका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, एंड अगर उनका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसको हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो गाइस, इस एटीपी पीसी सिस्टम के बाद आपका जो सिस्टम काम करने में आता है, जो आपका सिस्टम रोल में आता है, उसको हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो जब ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो जब ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब ये लैक्टिक एसिड टूट कर आपका लैक्टेट प्लस हाइड्रोजन H+ आयंस बनता है, और ये जो H+ आयंस है ये आपकी मसल में जो एसिडिटी है, जो मसल का जो एसिड लेवल है उसको बढ़ा देता है। तो मतलब जितना ज्यादा H+ आयंस यानी ये जो हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, आपका मसल उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब जैसे जैसे आपका मसल एसिडिक होता जाता है, आपके जो मसल्स है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होने की जो क्षमता है, यानी मसल जो अपनी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही तो करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन होने की जो क्षमता है वो भी कम होती जाती है और आप मसल को एफिशिएंटली उसको कॉन्ट्रैक्ट या फिर अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसको हम फटीगनेस बोलते हैं कि अब भाई मसल थक गया है, अब आप और अपना नेक्स्ट रेप लगा नहीं पाते हो। वो जो आपका बर्निंग सेंसेशन फील होता है ना, वो इसी वजह से होता है। तो अब हमें जरूरत है कुछ ऐसा कुछ हो जिससे आपका मसल का जो एसिड का लेवल है वो कम हो जाए। तो इस केस में आपकी बॉडी आपके मसल्स में कार्नोसिन को स्टोर करके रखता है, और कार्नोसिन का यही काम है कि आपके मसल का ये जो एसिडिटी है इसको कम करना, यानी इसको हम एक साइंटिफिक टर्म में बफरिंग एक्शन बोलते हैं। तो मतलब आपका जो ये पीएच कम हो गया है, पीएच कम होने का मतलब एसिडिटी लेवल बढ़ना, तो उस पीएच को ज्यादा थोड़ा ऊपर लेके आता है, यानी एसिडिटी को वो कम करता है। तो इस एक्शन को हम बफरिंग एक्शन बोलते हैं, जो कि आपका कार्नोसिन करता है। अभी बॉडी में जो आपका कार्नोसिन है वो बनता है आपका बीटा एलेनाइन प्लस हिस्टिडाइन मिलकर। तो बीटा एलेनाइन का यहाँ पे रोल आता है कार्नोसिन बनाने में। बीटा एलेनाइन आपका एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी आपकी बॉडी बना सकती है, लेकिन आपको अगर किसी भी अपने परफॉर्मेंस को या फिर किसी भी फंक्शन को इनहेंस करना है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, हमें वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड या फिर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बाहर से लेना पड़ता है।
तो इससे हमें ये समझ आता है कि वो कोई भी एक्टिविटी जहां पे आप एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करते हैं उस चीज को इनहेंस करता है। अगर आप बीटा एलानाइन लेते हैं उससे आपका कार्नोसिन लेवल बढ़ता है, और कार्नोसिन जो है आपका इस बफरिंग एक्शन के वजह से जो भी आप एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कर रहे होते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपका और ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो इससे हमें ये समझ आता है कि बीटा एलानाइन का आपके स्ट्रेंथ में कोई रोल नहीं है, एंड आपके एंड्योरेंस जो गेम है उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ गेम है वो सारा एटीपी सीपी सिस्टम पे डिपेंडेंट रहता है। आप कुछ ही रेपिटेशन निकालते हैं, 2 4 5 मैक्स टू मैक्स, वो आपके मैक्स टू मैक्स 10-20 सेकंड में वो आपका खत्म हो जाता है, जो आपका स्ट्रेंथ गेम होता है। और क्योंकि ये जो कार्नोसिन है वो एटीपी सीपी सिस्टम में उसका कोई रोल नहीं है, यानी बीटा एलानाइन का एटीपी सीपी सिस्टम में कोई रोल नहीं है। सो इस वजह से जो आपका स्ट्रेंथ गेम है जो एटीपी सीपी सिस्टम पर डिपेंडेंट है उस पर इसका कोई रोल नहीं है। एंड अगर एंड्योरेंस की बात करें, जो आपका एंड्योरेंस है वो एक लंबा गेम होता है, जैसे कि हम मैराथन रनर्स की बात करते हैं, तो जो मैराथन रनर्स हैं वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस उनका उतना नहीं होता है, क्योंकि उनका लंबा गेम होता है, और वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में वो मेनली अपना एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कर रहे होते हैं, प्लस वो उनका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, जो कि हमारे इस एनर्जी सिस्टम में बहुत बाद में आते हैं। सो आपका जो बीच बीच का गेम है, यानी आपका शॉर्ट पीरियड नहीं होना चाहिए जैसे कि स्ट्रेंथ गेम में होता है, एंड काफी लॉन्ग पीरियड नहीं होना चाहिए जैसे कि आपके एंड्योरेंस गेम होते हैं। जो आपका बीच का गेम है वो एनहांस होता है अगर आप बीटा एलानाइन का सप्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे आपका कार्नोसिन लेवल बढ़ता है। सो इसका ये मतलब हुआ कुल मिलाकर आपके, अगर जिम की एक्सरसाइज से मैं रिलेट करूं तो आपका जो हैवी वर्कआउट होता है, जो आपका 10 12 15 20 का जो रेप रेंज होता है, उसमें आपको और पुश करने में ये मदद करता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज की जो वॉल्यूम है या फिर जो उसकी इंटेंसिटी है, यानी आपके फटीगनेस को कम करता है, और आप ज्यादा एक अच्छा वर्कआउट ज्यादा वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में इसका रोल है, और जब आपका परफॉर्मेंस जिम में अच्छा होता है तो आपका जो बॉडी है, आपके जो मसल्स हैं वो और अच्छे बन पाते हैं, यानी आपके बॉडी कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आता है। तो ये कुछ वैसा ही जैसे क्रिएटिन का था, वो डायरेक्टली आपके बॉडी कंपोजिशन में उसका कुछ रोल नहीं है, आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। तो ऐसी बीटा एलानाइन भी आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, लेकिन और ज्यादा इनडायरेक्टली, मतलब वो आके कार्नोसिन बनाएगा, अब वो कार्नोसिन ही उसका मेन रोल होता है। सो आई होप मैंने बीटा एलानाइन का फंक्शन क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो गाइस इसका जो डोजेज रहता है आपके 2 ग्राम से लेकर 5 या 6 ग्राम तक रहता है। इससे कम इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इससे ज्यादा भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो मैं बताता हूं, इसको हम डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट्स में। तो गाइस अगर बीटा एलानाइन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, एज सच कोई साइड इफेक्ट इसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्मलेस होता है, आपकी बॉडी में इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। तो गाइस जब हम बीटा एलानाइन लेते हैं, आपके बॉडी में एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है, आपको बोलते हैं ना वो देसी लैंग्वेज में कि भाई चींटी काटने जैसा फील होता है, भाई चींटी काट रही है, तो वो सेंसेशन होता है जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पैरेस्थीसिया बोलते हैं। तो ऐसा ये कोई हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को इतना ये पसंद भी नहीं है। सो इसके वजह से काफी हाई डोज आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर है, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो कम डोज रखें, 2 ग्राम के आसपास। अगर 2 ग्राम में भी आपको काफी ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है तो आप 2 ग्राम से नीचे 1 ग्राम के आसपास से शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपना डोजेज बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपकी बॉडी से अडेप्ट होती रहती है। एंड इसमें सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये कि इसको प्री वर्कआउट में लेना होता है। प्री वर्कआउट में लेना नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि आपके बीटा एलानाइन का फंक्शन है आपकी बॉडी में कार्नोसिन का जो स्टोरेज है, कार्नोसिन का जो लेवल है उसको बढ़ाना। तो मेनली आपको स्टोर फिल करना है। सो अगर स्टोर को फिल करना है तो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि प्री वर्कआउट में लेंगे तभी आप स्टोर फिल कर पाएंगे। आपको अपने स्टोर को फिल करने के लिए टाइम लगता है, जैसे आप क्रिएटिन में ले रहे थे टाइम, तो वैसे ही आप धीरे धीरे डोज लेते रहेंगे, आपका स्टोर बढ़ता रहेगा कार्नोसिन का। तो उसको कब ले रहे हैं आप दिन में बीटा एलानाइन, वो फर्क नहीं पड़ता है। सो प्री वर्कआउट में जो आपका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है उसमें अगर बीटा एलानाइन डला हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट ये नेसेसरी नहीं है कि प्री वर्कआउट में ही लेना है। एंड वीडियो को खत्म करते करते एक चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका बीटा एलानाइन का जो रोल है आपके स्ट्रेंथ गेन में एंड आपके जो एंड्योरेंस गेम्स होते हैं, जो आपके मैराथन वगैरह होते हैं, उसमें कोई खास रोल नहीं है। जो आपके मीडियम मतलब बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है, कुछ मिनट्स का जो गेम होता है, उसमें इसका रोल है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा पुश करता है। आपका जो टाइम टू एग्जॉशन है, आपका जो फटीग जहां पे आप हो जाते हैं, उस पॉइंट से आपको और ज्यादा ये पुश करता है।
जैसे आपके स्प्रिंट्स वगैरह हो गया, आपके HIIT हो गया, और आपका जो ये वेट लिफ्टिंग जो आप जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपका जो 10 12 15 20 रेपिटेशन वाला जो गेम उसमें। सो गाइस आई होप मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। सो गाइस विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।